ले बेटा, इससे पहले पहले हमने पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो। ये लिस्ट हमने पढ़ ली थी और आपसे रिक्वेस्ट की थी, इस लिस्ट को लाजमी याद कर लीजिएगा। आई कैप की बड़ी फेवरेट है कि वो मॉर्गेज जो चार्जेस बना बताओ जब जब रजिस्टर्ड हो रहे हो उनको, यानी कि जब जब क्रिएट हो रहे हैं उनको हम रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो ये लिस्ट है मेरे बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट टू बी ट्रीटेड एज मॉर्गेज आर चार्ज। अच्छा मेरे बच्चे देखो, बात का एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया, किसी बंदे से उधार पे सामान खरीदा है और बदले में उसने क्या कर दिया, उसको कोई चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिस नोट बना के दे दिया उस बंदे को। ये जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज चेक और प्रॉमिस नोट दे देते हैं, वो कहता है ये मेरे बच्चे नेगोशिएबल, ये मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट नहीं होते, कंसिडर नहीं होते। यानी कि इनको जाके अगर आपने ये सिक्योरिटी के तौर पे दिए ना किसी को, ये भी तो सिक्योरिटी होती है ना, ये सिक्योरिटी का काम भी करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को फॉरेन पेमेंट नहीं करनी, उसको कहते हैं तो कुछ अर्से के बाद पेमेंट कर दूंगा, लेकिन वो कहता है सर एहतियातन फिर भी जो चेक देने आप उतनी अमाउंट का। इस तरह हम क्या करते हैं, कोई चेक बना के देते हैं या प्रॉमिस नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट किसी को बना के दे रहे हो, वो कहता है ये मॉर्गेज और चार्ज नहीं होते और इनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती। यानी कि कोई भी उधार जिसके बदले में आपने इनमें से कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हो, वो मॉर्गेज और चार्ज के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। उसके बाद पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। वही बात में रचे कि जब हम मॉर्गेज और चार्ज कोई क्रिएट होगा, उसको हमने रजिस्टर्ड करवाना है। अब रजिस्टर जाके जबानी कलाम में थोड़ी बताएंगे रजिस्ट्रार को कि सर इस मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर कर दो। मेरे बच्चे, अगर एक कंपनी ने किसी बैंक से उधार लिया है और बदले में उसने क्या किया, अपनी किसी एसेट के ऊपर, अपने किसी भी एसेट के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया है, मेरे बच्चे एक तो वो जो बैंक जो लोन लिया ना बैंक से, उस लोन के डॉक्यूमेंट्स होंगे। और दूसरा, ये जो एसेट जिसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ, इसकी भी डिटेल होगी मेरे बच्चे। जब आप मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर्ड कौन करवाना, किसकी जिम्मेदारी है, कंपनी की। कानूनी तौर पे कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवाएगी। जब ये कंपनी मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवाने जाएगी, तो कानून कहता है, हम डिस्कस कर रहे थे, जब भी कोई मॉर्गेज और चार्ज मेरे बच्चे क्रिएट हो, कंपनी ने रजिस्टर करवाना। लेकिन जब रजिस्टर करवाने जाएगी, रजिस्ट्रार के पास मेरे खाली हाथ थोड़ी जाएगी। वो क्या करेगी मेरे बच्चे, वो सारी डिटेल लेकर जाएगी, वो पर्टिकुलर्स वगैरह जिसके जरिए मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है, वो जो लोन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डिटेल, ये सारा कुछ लेकर जाएगी रजिस्ट्रार के पास और उसको रजिस्टर करवाएगी जिस दिन मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है, चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज के अंदर। ये कंपनी की जिम्मेदारी है। कानून कहता है कि अगर कंपनी रजिस्टर करवाती हुई नजर ना आ रही हो, तो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो भी मॉर्गेज और चार्ज को जाके कंपनी के पास से रजिस्टर करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे वो जो खर्चा पे कर रहा होगा, वो किससे रिकवर कर सकता है, कंपनी से। यानी कि दोनों सूरतों में मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर कितने दिनों में होना, 30 डेज में। कंपनी खुद करवा दे, अगर ना करवा रही हो तो वो जो इंटरेस्टेड पर्सन है जिसका नुकसान होगा अगर मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर ना हुआ, क्योंकि याद करो कल हमने डिस्कस किया था, अगर मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर ना हुआ तो वो लोन अनसिक्योर्ड होगा। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है कि कल अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो उस बैंक को वो एसेट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है, चाहे वो क्रिएट हुआ है लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ। याद रखोगे मेरे बच्चों। तो कंपनी उतने का वो इंटरेस्ट पर से पैसे रिकवर कर सकती, यही बात मेरे बच्चे यहाँ पे लिख रखी है, सारी की सारी बातें। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बेटा, ये तो थोड़ा सा समझने वाला तो देखिएगा। कहता है इफ मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक बताया था कि जब ये मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हो रहा होगा, जिस जगह पे क्रिएट होगा, इसके जो पर्टिकुलर्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसी जगह पे पड़े होंगे। अज्यूम कर लो ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। अगर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी जिसके ऊपर क्रिएट हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे मुल्क से बाहर हो, किसी और मुल्क में, मान लो दुबई में है, चाहे इस पर क्रिएट हो रहा हो, अगर क्रिएट पाकिस्तान में हो रहा है तो डॉक्यूमेंट कहां पे पड़े होंगे, पाकिस्तान में। तो हम कितने दिनों में रजिस्टर करवाएंगे, क्रिएशन के 30 डेज, यानी कि जिस दिन क्रिएट हुआ उससे अगले दिन से, यानी कि वो दिन बीच में काउंट नहीं करना, जिस दिन क्रिएट हुआ है उसके अगले दिन से 30 दिन काउंट करने हैं। तो हम 30 डेज में इसके अगले दिन से, मान लो कि आज 12 फरवरी को क्रिएट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 13 फरवरी से 30 दिन में रजिस्टर करवाएंगे अगर क्रिएट पाकिस्तान में हुआ। और हमने जो दुबई की ब्रांच थी वहां पे यहाँ के एचपीएल से लोन लिया और दुबई की ब्रांच के ऊपर हमने मॉर्गेज चार्ज क्रिएट करवा दिया, तो कितने दिनों में रजिस्टर करवाएंगे, 30 डेज में। लेकिन मसला कहाँ पे बना, ये तो मेरे बच्चे सादी सी बात है, लेकिन मसला कहाँ पे बना, अगर मेरे बच्चे हमारी कोई प्रॉपर्टी बाहर हो, दुबई में हमारी एक ब्रांच है और हमने मेरे बच्चे जो वो किया है, मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया है, वो भी उसी मुल्क में किया है। अज्यूम कर लो दुबई की ब्रांच के ऊपर हम दुबई बैंक में गए और दुबई बैंक से हमने उधार ले लिया मेरे बच्चे, उसी ब्रांच के ऊपर हमने मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करवा दिया, है तो हमारी वो प्रॉपर्टी। और मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कहाँ पे हो रहे हैं, दुबई में, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ये जो मॉर्गेज और चार्ज अगर दुबई में क्रिएट हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे पड़े होंगे, दुबई में। तो कहता कि फिर ये कितने दिनों में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होना। वो कहता कि ये भी 30 दिन में रजिस्टर्ड होगा, लेकिन वो 30 दिन उस दिन से शुरू होंगे जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्स मेरे बच्चे पाकिस्तान में पहुंचेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कैसे आने चाहिए, इन ड्यू कोर्स ऑफ पोस्ट एंड ड्यू डिलीजेंस के साथ।
उसको ड्यू डिलिजेंस के साथ डिस्पैच किया हो, ये दो अल्फाज आपने याद रखने हैं। यानी कि अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज किसी कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर मुल्क से बाहर क्रिएट हो रहा हो, और वो प्रॉपर्टी भी जाहिर बात है बाहर ही हो, और मुल्क से बाहर क्रिएट हो रहा हो, तो वहां पे फिर रूल्स क्या होंगे, वो मॉर्गेज और चार्ज के जो पर्टिकुलर्स हैं वो पाकिस्तान आने चाहिए, और जब पाकिस्तान में आएंगे तो उसके अगले दिन से 30 डेज के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। क्या रखोगे? और जो क्रिएट पाकिस्तान में हो रहा हो, रौला ही को नहीं। अगर यानी कि रौला यहाँ पे क्रिएट कहाँ पे हुआ है, अगर पाकिस्तान में क्रिएट हुआ तो डॉक्यूमेंट्स यहीं पे पड़े होंगे 30 दिन में रजिस्टर्ड, नॉर्मल जो तरीकाकार है। और अगर क्रिएट बाहर हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स बाहर पड़े होंगे, तो फिर वो 30 डेज के अंदर हमने क्या करना है, रजिस्टर करवाना। तो बेटा उसके बाद कहता है कि कंपनी अक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज चार्ज। याद करो हमने डिस्कस किया था, एक कंपनी ने क्या किया, सीएफई लिमिटेड ने, मेरे बच्चे एक प्रॉपर्टी खरीदी है, इस प्रॉपर्टी का मालिक था मिस्टर ए। मिस्टर ए ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ था, और बैंक से लोन लेके इस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ था, मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया हुआ था। अब मेरे बच्चे इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन था उस वक्त? मालिक मिस्टर ए था। उसने करवाया है या नहीं करवाया मॉर्गेज या चार्ज, उसकी मर्जी, जो भी मामला थे उसके, क्योंकि इंडिविजुअल को तो वैसे भी जरूरत नहीं होती इस तरह के मामले। या अगर ये कंपनी से भी किसी ने खरीदा हो, उसने मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया था या नहीं किया था, उसकी मर्जी। लेकिन अगर एक कंपनी मॉर्गेज और चार्ज वाली कोई प्रॉपर्टी खरीदेगी जिसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज पहले से क्रिएट हुआ हो, जाहिर बात है रजिस्टर, अगर कंपनी का हो तो उसे रजिस्टर्ड भी करवाया होगा, अज्यूम कर लो, चलो ताकि आपको समझ आ जाए। एक और कंपनी थी एक्स लिमिटेड, ये उसकी प्रॉपर्टी थी, उसने इसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया हुआ था, और वो रजिस्टर्ड भी था, अज्यूम कर लो। चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, अगर एक कंपनी मॉर्गेज और चार्ज वाली प्रॉपर्टी खरीदती है तो फिर मालिक चेंज हो जाएगा, मतलब मालिक ये बन जाएगी। एक कंपनी जिस एसेट की भी मालिक होगी, अगर उसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, चाहे वो खरीदने से पहले चाहे बाद, मेरे बच्चे 30 डेज में रजिस्टर कराना। अगर ये खरीदी ही प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके ऊपर पहले ही मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ हुआ था, जिस दिन खरीदी है उसके 30 दिन से अंदर अंदर, अगले दिन से 30 दिन में इसको रजिस्टर करवाएं अब अपने नाम पे, क्योंकि पहले मालिक कोई और था, अब आप मालिक हैं, अब आपके नाम पे वो मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर लोन तो हमने नहीं लिया, उसको गोली मारो। और अगर ये नहीं करवा रहे तो कौन जाके करवाएगा? बैंक। और वैसे भी उस बिल्डिंग को बेचना आसान नहीं होगा, बैंक की इजाजत से ही इन्होंने खरीदी होगी, सारा अरेंजमेंट वैसे भी हो, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ है, उस बिल्डिंग को कैसे बेच सकते हैं जिसपे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हो और रजिस्टर्ड हुआ हो? फिर बैंक की इजाजत से तो नहीं वो बिक सकती, तो वो तो वापस ले सकते। हमने इजाजत लेके बेचा होगा, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। अगर सीएफए ने कोई बिल्डिंग खरीदी, वो चाहे किसी कंपनी थी चाहे किसी इंसान की थी, उसके ऊपर पहले से मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ हुआ था, चाहे वो रजिस्टर्ड था, मोस्टली रजिस्टर्ड ही होगा, तो हम जिस दिन खरीदेंगे हमने भी उसको अगले दिन से 30 दिन में उसको रजिस्टर्ड करवाना। याद रखो। लो बेटा, कहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर जाकर रजिस्ट्रार को जमा कराओगे तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रजिस्टर कर देगा। क्या निशानी होगी? वो जाहिर बात है उसको सील लगा के तो इशू कर देगा, भैया रजिस्टर्ड हो गया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, याद करो हमने डिस्कस किया था, अगर किसी कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर, सीएफई की इस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ होता इस प्रॉपर्टी के ऊपर, और हमने बकायदा तौर पे जाके इस चार्ज को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा दिया था, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा दिया था इस मॉर्गेज और चार्ज। जब मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड हो जाए, वो कहता है ये एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, यानी कि पूरी दुनिया को नोटिस होता है इसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है। अब इसकी एग्जांपल ले, सीएफई की ये बिल्डिंग अज्यूम कर लो, इसके ऊपर सीएफई ने सामने एसबीआई से लोन लिया और इसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया, और अगले 30 दिन में इसको रजिस्टर्ड भी करवा दिया। अज्यूम कर लो कुछ दिनों के बाद सीएफई गया फैसल बैंक के पास, उसको कहा कि लोन दे दो, उसने कहा कि सिक्योरिटी, हमने कहा कि इसी बिल्डिंग के ऊपर आपका मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कर देते। हमने उनको बताया कि हमने पहले से मॉर्गेज और चार्ज इसके ऊपर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है एचबीएल की फेवर में। हमने क्या किया, उनसे लोन ले लिया और उनको कहा कि इसी भी मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कर देते हैं आपका। अब हम रजिस्टर करवाने जा नहीं रहे थे, हमें पहले ही पता, हमने इसके ऊपर करवाया हुआ। अब वो बैंक खुद चला गया लेकर, अब जब उनको पता चला वहां पे वो पहले से रजिस्टर्ड था, अब वो बैंक कह रहा है कि ये सीएफई वालों ने फ्रॉड किया है। तो यहाँ पे कानून बीच में आ जाता है, कानून कहता है ये फ्रॉड नहीं है। अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ हो और वो रजिस्टर्ड हो, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है हर बंदे को, चाहे वो खरीदने वाला हो चाहे उसके ऊपर दोबारा किसी का मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हो रहा हो, कि इसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ, चाहे कोई खरीदार भी आ जाए। अगर इस प्रॉपर्टी को हम बेच रहे हैं, आप खरीदार हैं, तो हमने नहीं बताया आपको मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट है, अगर ये रजिस्टर्ड है तो मेरे बच्चे फिर जाहिर बात है कि आपको पता होना चाहिए, हमें बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि हमें यानी कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपको बताएं। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसके बाद कहता है कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ और रजिस्टर ना हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा? वही बात, लोन अनसिक्योर्ड हो जाएगा। लोन अनसिक्योर्ड हो गया, लोन आपने मुद्दत वही टर्म्स एंड कंडीशन, लोन उसी तक वापस करना है, लेकिन मेरे बच्चे अब वो बैंक का नुकसान होगा, कल अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो उसको वो एसेट नहीं मिलेगा।
ऑफिशियल साइनी उसको ट्रीट करेगा, उस एसेट को, ना के उस बैंक को मिलेगा। कहता है कि ड्यूटी राइट एज टू रजिस्ट्रेशन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। किसकी ड्यूटी है मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवाना? कंपनी की है, बाय डिफॉल्ट कंपनी की है। लेकिन अगर कंपनी ना करवा रही हो तो वो रजिस्टर्ड जो इंटरेस्टेड पर्सन है जिसके फेवर में मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ वो भी जाके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर बैंक खुद जाके करवाएगा रजिस्टर्ड तो फिर वो क्या करेगा, जो रीजनेबल एक्सपेंस होंगे वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। फिर अगली बात, मॉडिफिकेशन, सब्सट्रैक्शन और रेक्टिफिकेशन। याद करो मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि अगर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुए और उसमें बाद में किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन हुई हो, या कोई सब्सट्रैक्शन हुई हो, या रेक्टिफिकेशन हुई हो। अब मॉडिफिकेशन क्या है भला? दोनों पार्टीज आपस में बैठी, बैंक और वो कंपनी, और उन्होंने बैठ के इसमें कोई तब्दीली कर ली है, कुछ अल्टरेशन कर ली है। वो कैसी अल्टरेशन हो सकती है? वो हो सकता है प्रॉपर्टी चेंज कर ली हो सकता है क्योंकि और पहले 1 मिलियन की अमाउंट ली थी, कुछ और ज्यादा अमाउंट ले ली हो, प्रॉपर्टी सेम रखी हो लेकिन लोन की अमाउंट बढ़ा दी हो सकता है सिक्योरिटी बढ़ा दी हो, है कोई पहले एक बिल्डिंग था, उसी लोन के बदले एक और बिल्डिंग। तो कोई भी इस तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर मॉर्गेज और चार्ज में मॉडिफिकेशन हो रही है तो दोनों पार्टीज बैठ के हो सकता है उसको चेंज किया हो, मॉडिफिकेशन। सेटिस्फेक्शन क्या होती है? जब हम लोन की अमाउंट उस क्रेडिटर को वापस कर देंगे, इसके लफ्ज बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज। तो लोन की अमाउंट की वापसी भी हो सकती है, सेटिस्फेक्शन। और रेक्टिफिकेशन क्या होती है? मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवाने में, या जब हमने रजिस्टर करवाया लेकिन उसमें कोई कमी बेशी होगी हो, इसको मेरे बच्चे कहते हैं कोई गलती होगी, और गलती की हमने क्या करवानी होती है? रेक्टिफिकेशन। अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज में मॉडिफिकेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, या उसकी रेक्टिफिकेशन करवाना दरकार हो, तो उसका तरीकाकार मेरे बच्चे जरा देख लीजिएगा। उसका तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन की, जैसे मान लो कि इस सीएफई कंपनी ने क्या किया, किसी बैंक से लोन लिया, तो मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा बैंक ने ये सीएफई की बिल्डिंग है, ये सीएफई की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर मान लो कि सीएफई ने लोन लिया बैंक से 100 मिलियन का, और इसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करवा दिया इसकी फेवर में, और उसको रजिस्टर्ड भी करवा दिया, अज्यूम कर लो। अब अगर ये बैंक और सीएफई दोनों आपस में बैठे, वो कहेंगे सर देखें, बैंक आके कहता है कि सर ये 100 मिलियन हमने लोन दिया हुआ, ये बिल्डिंग कम पड़ रही है, एक और बिल्डिंग। तो हमने क्या कर दिया, इसी लोन के अगेंस्ट एक और बिल्डिंग और कर दी। तो ये भी मेरे अच्छे मॉडिफिकेशन हुई है इस मॉर्गेज और चार्ज में। उसके बाद हो सकता है कि हम जाके बैंक से कहेंगे सर ऐसा कर लो, ये बिल्डिंग छोड़ दें, ये हमने सेल करनी है, एक दूसरी बिल्डिंग से रिप्लेस कर देते हैं सर, इसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज शिफ्ट कर दो। वो छोड़ देगा, तो ये भी अगर वो मानेंगे तो ये भी क्या है, ये भी एक मॉडिफिकेशन है। तो इस तरह की आपस में कोई बैठ के मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर मॉडिफिकेशन हुई हो तो जिस दिन मॉडिफिकेशन हुई है उसके अगले दिन से 30 दिन के अंदर जाके कंपनी की जिम्मेदारी है उस मॉडिफिकेशन को जाकर रजिस्ट्रार के पास अपडेट करवाएं। वही असूल जिस तरह रजिस्ट्रेशन के होते। तो अगर मॉडिफिकेशन हुई जिस दिन हुई है तो 30 दिन में जाकर रजिस्ट्रार के पास क्या करेंगे, उसको रजिस्टर करवाएंगे। अगर वो नहीं करवा रहे तो कौन करवा देगा? इंटरेस्टेड पर्सन। और वो क्या करेगा? अमाउंट रिकवर कर लेगा। ये तो मेरे बच्चे सादी सी बात हुई किसकी बोला? मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में अगर कोई तब्दीली हुई हो तो कंपनी जाके उसको अपडेट करवा दे, अगर कंपनी नहीं करवा दी तो रजिस्ट्रार वो खुद करवा दे और जाके उससे पेमेंट रिकवर कर ले। लो बेटा, और प्रोसीजर में उसने क्या लिखा हुआ है? कहते हैं इसमें वही जो ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर प्रोविजन अप्लाई होती है वही यहाँ पे अप्लाई। ये पेपर में ध्यान रखना। एक ऑलरेडी मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ था, उसमें कोई तब्दीली हो रही होगी, उसके लिए आपको पूछ रहा होगा कि इसका प्रोसीजर बता दें, अब क्या रिक्वायरमेंट्स। जिस दिन वो तब्दीली होगी उसके अगले दिन से 30 दिन के अंदर उस तब्दीली को भी जाकर रजिस्ट्रार के पास उसको कहें मॉडिफाई को अपडेट करवाएं। अगर वो नहीं करवा रहा तो इंटरेस्टेड पर्सन और रीजनेबल अमाउंट रिकवर कर ले। याद रखोगे? लो बेटा, अब अगली बात आ गई, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? कोई अमाउंट वापस कर दिए लोन की। अज्यूम कर लो एक कंपनी ने लोन लिया हुआ था, बैंक से लोन लिया हुआ था। अब जब वो और किसी प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ था, मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ था किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड भी था। अब अगर उस कंपनी ने लोन वापस कर दिया है, सारा लोन वापस कर दिया है या कुछ अमाउंट वापस कर दी है, तो अब कंपनी की फेवर में है कि कंपनी क्या कर दे, इस बिल्डिंग में से, बिल्डिंग के ऊपर से मॉर्गेज और चार्ज को खत्म करवा दे। अब मेरे बच्चे क्या होगा? कंपनी भागी जाएगी बैंक के पास और बैंक को जाके कह रही होगी कि सर वो पैसे हमने क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब मेरे बच्चे इसको देखिएगा, अगर कंपनी ने वापस कर दी हो कोई पेमेंट, उसूल देख लो मेरे बच्चे। हमने डिस्कस किया कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया, और जब बैंक से लोन लिया था उसने अपने मान लो कि किसी भी एसेट के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया था उस बैंक का, और ये रजिस्ट्रार के पास
और रजिस्टर्ड भी था। अब हुआ क्या कि कंपनी ने वो लोन वापस किया है। जब लोन वापस किया तो कंपनी की अब ख्वाहिश होगी कि जितनी जल्दी हो सकता है रजिस्ट्रार के रजिस्टर से इस एसेट के ऊपर जो मॉर्गेज और चार्ज किए हो वो खत्म हो जाए। तो जब कंपनी इस तरह लोन वापस करती है तो वही बात अगले 30 दिन के अंदर कंपनी क्या करती है, रजिस्ट्रार को अप्लाई करती है, सर वो लोन हमने वापस कर दिया, मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई करना। अब जो रजिस्ट्रार है मेरे बच्चे वो फौरन मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार कहेगा ठीक है मैं देखता हूँ। ये क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा उस बैंक को, क्रेडिटर को, कि सर ये कंपनी हमारे पास आई है, ये कह रही है कि हमने लोन आपका वापस कर दिया, तो आप बताएं क्या लोन वापस कर दिया इन्होंने, क्या मॉर्गेज मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर दूं। जब ये लेटर भेजेगा मेरे बच्चे, नोटिस भेजेगा उनको, शो कॉज नोटिस, जिसका लफ्ज क्या होगा, शो कॉज नोटिस, ये खुद शो कॉज नोटिस भेज दिया। अगर मेरे बच्चे ये 14 दिन तक अब इसका वेट करेगा, अगर तो 14 दिन के अंदर कोई रिप्लाई आ जाता है तो जो रिप्लाई आएगा तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर वो कहते हैं कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं इन्होंने वापस नहीं किया, तो उसको अपने पास नोट करके उसी रिप्लाई को किसको फॉरवर्ड कर देगा, कंपनी को। लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो अगर 14 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आता तो हम रजिस्ट्रार फिर यही समझेगा कि बैंक को वो पैसे मिल गए हैं और वो मॉर्गेज और चार्ज को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर वो या देखो खत्म होने की दो सूरतें होंगी, 14 दिन गुजर गए या 14 दिन में उन्होंने जवाब भेज दिया कि हमें मिल गए पेमेंट, ठीक हो गया। लेकिन बैंक मोस्टली क्या करते हैं, वो जवाब भेजते हैं, उनको पता कि 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उसने क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। याद रखोगे। तो मॉर्गेज और चार्ज की सेटिस्फेक्शन के मेरे बच्चे असूल ये याद रखना। एक और बड़ी अहम बात थी, हमने डिस्कस किया था, इफ नो कॉज इज शोन, वो ये हमने पढ़ लिया। व्हेन शो कॉज नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये सारी बातें कोई ऐसी बात नहीं जो आपको लग रहा हो कि ये बता दें। शो कॉज नोटिस टू लेंडर, इसका मतलब क्या है, जब हम रजिस्ट्रार को कहेंगे सर पैसे वापस कर दे तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आगे उस शो कॉज नोटिस भेजेगा, उसने कितने दिनों में जवाब देना है, 14 दिन के अंदर। अगर कोई कॉज शो नहीं किया, 14 दिन गुजर गए, तो रजिस्ट्रार क्या कर देगा, मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। अगर कॉज शो कर दिया उन्होंने कि नहीं सर पैसे वापस नहीं हुए, उसको अपने पास नोट करके उसको कंपनी को भी इन्फॉर्म कर देगा कि सर आपने पैसे वापस नहीं किए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब रजिस्ट्रार को शो को नोटिस सेंड करने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर सकता है कंपनी के कहने पे। याद करो हमने डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात कंपनी क्या करती है, कंपनी जब उस बैंक को लोन वापस कर रही होती है, कंपनी जब उस बैंक को लोन वापस कर रही होती है, उस बैंक को उसी वक्त कहती है कि सर आप अपने लेटर हेड के ऊपर लिख कर दे दो कि आपका लोन वापस हो गया, अब मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया जाए। आप हमें लिखकर बता दें, एक्नॉलेज कर देंगे आपको लोन मिल गया है और मॉर्गेज और चार्ज सेटिस्फाई हो जाए। तो मेरे से यहाँ पे वो बैंक क्या करेगा, पेमेंट वसूल करते हुए उसी वक्त इनको एक लेटर बना के दे देगा कि सर आपसे पैसे मिल गए और वो मॉर्गेज चार्ज सेटिस्फाई हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। अब कंपनी जब रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगी, साथ ये बैंक का लेटर भी लगा देगी। तो जब वो बैंक का लेटर साथ दे देगी रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार को फिर शो कॉज नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, पूछेगा पेपर के अंदर। लो बेटा, ये भी बड़ा अहम है सेटिस्फेक्शन के अंदर, मॉर्गेज और चार्ज की सेटिस्फेक्शन के अंदर ये भी बड़ा अहम है। कब रजिस्ट्रार खुद मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर सकता है कंपनी के अप्लाई किए बगैर। मेरे बच्चे इसमें ये दो कंडीशन है, या तो उसके पास पक्की खबर हो, पक्की इंफॉर्मेशन मिले एविडेंस के साथ कि कंपनी ने वो लोन वापस कर दिया है। तो व्हेन द डेट फॉर विच द चार्ज वाज गिवन हैज बीन पेड आर सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट, कि अगर रजिस्ट्रार को कहीं से भी खबर मिल गई इस तरह की पक्की कि कंपनी ने मॉर्गेज और चार्ज जिसके बदले में क्रिएट हुआ था वो डेट वापस कर दिया है सारा या कुछ, उस लिहाज से वो क्या कर सकता। अच्छा, अगर कुछ अमाउंट भी वापस की जा रही हो, उस लिहाज से वो क्या कर देगा, उतनी अमाउंट की सेटिस्फेक्शन बीच में लिख देगा। अगर 10 मिलियन देना था, 1 मिलियन वापस कर दे तो लिख देगा 10 मिलियन टोटल लोन था और 1 मिलियन सेटिस्फाई हो गया हुआ, 9 मिलियन अभी भी पेंडिंग। तो इस तरह अगर सारे हो गए तो फिर तो सारे का सारे सेटिस्फाई हो गए। तो जितना भी वापस कर रहे होंगे उतना उस लिहाज से वो मॉर्गेज और चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। बोला था पता सारा तभी होगा जब पूरा लोन वापस करोगे। याद रखोगे मेरे बच्चे। कहते हैं कि कब मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्ट्रार की खुद की भी पावर है कि मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर दे, अगर उसको पक्की खबर मिल जाए एविडेंस के साथ कि लोन की अमाउंट वापस कर दी है कंपनी ने, या मेरे बच्चे वो जो प्रॉपर्टी थी कंपनी की, अब वो प्रॉपर्टी कंपनी की रही ही नहीं किसी भी वजह से, कोई चाहे वो वहां पे अल्लाह माफ करे कोई कोई सैलाब आ गया हो, जल्जला आ गया हो, तबाह हो गई हो, तो अगर वो उसको ये पक्की खबर मिल जाए कि वो बिल्डिंग अब रही ही नहीं कंपनी की, तो तभी वो मॉर्गेज और चार्ज को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। कहता कि रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, अब ये तीसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में क्या है, गलती हो गई। कहता है अगर तो मॉर्गेज और चार्ज की रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई, तो गलती के हालात क्या है, पहले पहले तो ये देखो गलती किस तरह की हो सकती है, पहले तो वो बता रहा है। कहता है द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड मे अप्लाई टू द कमीशन टू ग्रांट रिलीफ इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। अगर ये गलतियां हो जाए
तो फिर आप एससीसीपी को अप्लाई कर दो। एससीसीपी हो सकता है मॉर्गेज और चार्ज के रजिस्ट्रेशन में आपको कोई रिलीफ प्रोवाइड कर दे। रजिस्ट्रेशन कह लो या रेक्टिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन हुई थी वो आपने अपडेट नहीं करवाई थी, या कोई सेटिस्फेक्शन होगी थी वो आपने ना टाइम पर करवाई हो 30 दिन के अंदर, और आपको कोई पेनल्टी पड़ी हो, कोई भी मामला हो, अगर मॉर्गेज और चार्ज में इस तरह की कोई गलतियां हुई हो तो एससीसीपी की जांच से आपको कोई रिलीफ मिल सकता है। गलती क्या है? द omission टू फाइल विद द रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी मॉर्गेज और चार्ज और एनी मॉडिफिकेशन देयर इन विद इन द टाइम। यानी कि आपने मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया था, 30 दिन के अंदर उसको रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, या कोई उसमें मॉडिफिकेशन हुई थी आपने उसको अपडेट नहीं करवाया, या द omission और मिसस्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एनी सच मॉर्गेज और चार्ज, या तो मेरे उसमें कोई भी इसमें मिसस्टेटमेंट वगैरह हुई थी, यानी कि जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं थी, लेकिन साथ क्या थी, कोई मिसस्टेटमेंट भी है, कोई है लेकिन गलत चीज दी है आपने बीच में, कोई अमाउंट की कोई लोन की अमाउंट गलत होगी, या जिस प्रॉपर्टी का मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करना था एड्रेस कोई गलत लिखा गया, कोई और प्रॉपर्टी आ गई, कुछ भी इस तरह का, या तो मेरे आपने वो फाइल नहीं किए डॉक्यूमेंट्स, या किए हैं लेकिन कुछ गलतियां हो गई हैं, या कुछ फाइलें बीच में कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो आप एससीसीपी को अप्लाई कर दो कि सर ये गलती होगी, 30 दिन के अंदर रजिस्टर होना चाहिए था, नहीं हो सका। सर डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए थे लेकिन बाद में कोई गलती हो गई उनके अंदर, तो रजिस्ट्रार जो एससीसीपी है वो आपको रिलीफ दे देगा अगर वहां पे साबित हो गया कि ये जो आपसे गलती हुई है ये एक्सीडेंटल थी, ये कोई इरादतन नहीं थी, ये बेजरर थी, और दूसरा इससे किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसी गलती हुई है, इससे किसी का नुकसान, नुकसान का मतलब क्या है कि अगर वो ऑलरेडी मॉर्गेज और चार्ज किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड हो गया तो जारी बात है फिर ये नहीं कहेगा कि अब इस मॉर्गेज और चार्ज को आप खुद भी जाके अपने नाम पे भी रजिस्टर करवा दो। दोबारा देखना मेरे चेक, तो ये चीजें ना थोड़ा सा चैप्टर, थोड़ा सा टाइम लेने वाला चैप्टर है, लेकिन एक कंपनी उसने आज 12 फरवरी को एचबीएल की फेवर में अपने किसी एसेट पे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया है। इसको 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवाना था, नहीं करवाया उन्होंने। कुछ अर्से के बाद मान लो जब 30 दिन गुजर गए उसके बाद कंपनी गई किसी यूबीएल के पास, और यूबीएल को कहा कि सर वो लोन दे दो, वो मॉर्गेज और चार्ज इसी एसेट के ऊपर। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, और ये यूबीएल ने, अगर वो कंपनी नहीं करवा रही थी, यूबीएल ने जाके क्या करवा लिया, इसके ऊपर रजिस्टर्ड भी करवा लिया मॉर्गेज और चार्ज। अब उनको पता चला एचबीएल वालों को कि भाई वो हमारा मॉर्गेज और चार्ज तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ये पहुंच के एससीसीपी के पास, सर माजरत हम 30 दिन के अंदर नहीं रजिस्टर करवा सके, अब रजिस्टर करने की इजाजत दे दें। लेकिन आप एससीसीपी देखेगा भाई उसके ऊपर तो पहले किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, अब मैं आपके नाम पे कैसे, अगर मैं आपके नाम पे आप रजिस्टर करने की इजाजत दे दूंगा तो वो उनका नुकसान होगा। अगर इस तरह किसी का नुकसान हो रहा हो तो फिर भी एससीसीपी उसको मॉर्गेज और चार्ज को दोबारा रजिस्टर करने की इजाजत नहीं देगा। तो ये कंडीशंस क्या है कि एक तो एक्सीडेंटल गलती थी, और दूसरी इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, और दैट ऑन अदर या कोई और रीजन। अब मेरे ऑर्डर क्या हो सकता है उसका, ऑर्डर क्या होगा मेरे इसके बाद वो कह देगा, अज्यूम कर लो कि अगर टाइम चाहिए था इनको टाइम दे देगा, साथ वो क्या होगा, एज टू द कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन एज इट थिंग्स फिट। सारी बातें साथ, कोई कॉस्ट कोई खर्चा खुर्चा भी अगर हो कि ये पैसे इतने पे कर दें तो ये काम इनका कर दें, आप रजिस्टर कर दें, तो उस तरह का मामला भी मेरे जो उसका ऑर्डर होगा। या दोबारा देख रहे हैं, द कमीशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज सीम्स टू कमीशन जस्ट एंड एक्सपीडिएंट मे ऑर्डर दैट द टाइम फॉर फाइलिंग द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर बी एक्सटेंडेड। भाई इनको 30 दिन दिए थे वैसे तो, लेकिन ये नहीं करवा सके और ये बेचारों को पता ही नहीं था, ये 9 मई के वाकई में अंदर थे, तो आप ऐसा कर दो इनका टाइम एक्सटेंड कर दिया, और किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा, ये भी मैंने चेक कर लिया है, तो हो सकता है वो रजिस्टर करने की इजाजत दे दे। दैट द मिशन स्टेटमेंट बी रेक्टिफाइड, कि जो भी इनके जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे उसमें कोई गलती हुई है उसको रेक्टिफाई किया जाए, तो इसका हुक्म हो सकता है, और इनसे इतनी ये कॉस्ट वगैरह चार्ज कर दी जाए, तो इस तरह का एक कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो भी होगा मेरे बच्चे वो 7 दिन के अंदर उसकी कॉपी मेरे बच्चे किसको चली जाएगी, वो कंपनी को चली जाएगी। याद रखोगे मेरे बच्चे, प्योर राइट नॉट टू बी इफेक्टेड, वही बात मैंने अभी आपको बता दी। लेकिन अगर मॉर्गेज और चार्ज पहले किसी के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुका हो, और अगर एचसीसीबी ने नहीं चेक किया था उसको, उसने इजाजत दे दी इस बैंक को भी, ठीक है तुम भी करवा लो, लेकिन वो पहले जिसके नाम पर रजिस्टर्ड हो चुका है उसका राइट इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, यूबीएल ने जाके पहले मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवा लिया था, अब यूबीएल ने अगर पहले रजिस्टर करवा लिया मॉर्गेज और चार्ज को और बाद में एचपीएल ने जाके उसकी इजाजत ले ली, तो याद रखना कि एचपीएल को चाहे एससीसीबी ने इजाजत दे भी दी हो, उसके बावजूद मेरे बच्चे अब ये उनका राइट इफेक्ट नहीं होगा जो पहले जिनके नाम पर रजिस्टर्ड हुआ हुआ। रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसफर, कहता है ये जितने मॉर्गेज और चार्ज होंगे क्रिएट होंगे मेरे बच्चे, कहता है कि इसका रिकॉर्ड रखना अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। किस चीज का रिकॉर्ड? कहता है एवरी इंस्ट्रूमेंट जिससे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुए हैं, यानी कि वो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे क्रिएट हुआ है, और एवरी इंस्ट्रूमेंट जिससे जो इस बात की एविडेंस हो कि कोई होता है ना बाद में कोई मॉडिफिकेशन हुई हो, तो कोई मॉडिफिकेशन वगैरह की कोई एविडेंस हो तो उसका भी मॉर्गेज, यानी कि मॉर्गेज चार्ज क्रिएट होने वाले डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद उनमें जो चेंज हुए थे वो चेंज वाले डॉक्यूमेंट्स
सबका रिकॉर्ड रखना अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। अब कहता है कि कंपनी रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, एवरी कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस रिक्वायरिंग सच, वो ठीक हो गया ये धन्यवाद। ठीक है। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ओपन टू इंस्पेक्शन। ये जो मॉर्गेज और चार्ज है, कहता है ये बगैर फीस के ओपन टू इंस्पेक्शन हो गए, मेंबर्स के लिए भी और क्रेडिटर्स के लिए भी। जो बंदा क्रेडिटर है, जो ऑलरेडी है, जो बनने जा रहा है वो नहीं, जो क्रेडिटर है और जो कंपनी के मेंबर, ये बगैर फीस के भी मेरे से मॉर्गेज और चार्ज का रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और बंदा होगा फीस दे और मॉर्गेज और चार्ज का रजिस्टर इंस्पेक्ट कर दे। लेकिन अगर कंपनी रिफ्यूज कर दे तो वो रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रार मेरे बच्चे फौरन हुक्म दे सकता है कि इन लोगों को फोर्थ विद मॉर्गेज और चार्ज के रजिस्टर की इंस्पेक्शन करवाई जाए। किन लोगों को? इन लोगों को जिन्होंने पेमेंट की हुई थी उसके बावजूद इंस्पेक्ट नहीं करने दे रहे, जिनका राइट था बगैर फीस के, उनको उस तरह इंस्पेक्ट नहीं करने दे रहे। तो ये जाके किसको अप्लाई कर सकते हैं? रजिस्ट्रार। तो ये मेरे बच्चे जनरल सी बात थी। ऐसा करते हैं, एक सेकंड, इसकी ना एक जरा थोड़ी सी इसकी दोबारा समरी जरा देखिएगा। पेज ये जो मॉर्गेज और चार्ज का हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने शुरू कहां से किया था कि जब कोई कंपनी बन गई हो, हमने शुरू यहां से किया था कि अगर कोई कंपनी बन गई है तो कंपनी बनने के बाद जब चाहे उधार ले सकती है, कि उसके पास इम्प्लॉयड पावर है। और उधार मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कहां से ले सकती है। वो बैंक से भी ले सकती है जो मोस्टली सिक्योर्ड होते हैं, वो डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं जो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, जो अदर सोर्स है भी जो मोस्टली क्या होते हैं, यूजुअली अनसिक्योर्ड होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये किसी बैंक के पास गए और बैंक से जाके उधार ले लिया और उधार के बदले में इन्होंने अपने किसी भी एसेट के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करवा दिया है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है इस बैंक की फेवर में, जो मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है, ये मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी रजिस्ट्रार के पास। अब अगली बात थी, जो रजिस्ट्रार है उस रजिस्ट्रार के पास जाके कौन मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवाएगा। हमने कहा कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए जिससे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है। चार्ज क्रिएट होने के अगले अगले दिन से 30 डेज के अंदर ये मेरे उसे जमा करवाएंगे किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अगर ये कंपनी ना करवा रही तो कौन करवा सकता है? वो बैंक खुद करवा सकता है। फिर अगली बातें हमने कुछ और चीजें डिस्कस की कि हमने कहा कि सर अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज मुल्क से बाहर क्रिएट हो रहा हो, प्रॉपर्टी भी बाहर हो, तो वो कैसे करना है। हमने कहा कि वो जो पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्स जब मुल्क में एंटर हो, हैं, तो वो ड्यू डिलिजेंस वाला मामला और वो पोस्ट वाला मामला, तो अगर वो एंटर हो पाकिस्तान में तो उसके अगले दिन से 30 दिन। अगर पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है प्रॉपर्टी चाहे मुल्क से बाहर हो, तो वो जो यहाँ का तरीकाकार है। फिर मैंने जब हमने ये सारा डिस्कस कर लिया, हमने कहा कि अगर अज्यूम कर लो कि अगर कंपनी ये काम नहीं करती तो वो बैंक करवा सकता है ये सारा कुछ, और बैंक क्या कर ले, वो पैसे रिकवर कर ले। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर मॉर्गेज और चार्ज में किसी तरह की कोई किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन हो, या मेरे बच्चे कोई रेक्टिफिकेशन हो, या कोई सेटिस्फेक्शन हो, उसका क्या करना है। हमने कहा ये 3 अल्फाज है। मॉडिफिकेशन में क्या है कि वो बंदा और यानी कि वो कंपनी कंपनी कह लो, वो कंपनी और बैंक इन दोनों ने बैठ के मॉर्गेज और चार्ज में किसी तरह की कोई तब्दीली की है। कंपनी और बैंक ने बैठ के मॉर्गेज और चार्ज में क्या की है? तब्दीली की है। इसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफिकेशन हुई हो तो जिस दिन मॉडिफिकेशन हुई हो उसके अगले दिन से 30 दिन के अंदर उसको मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाना है। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि अगर वो ना करवा रहे हो तो वही बात, इंटरेस्टेड पर्सन करवा ले और उसको 30 डेज में जाके यानी कि वो करवा के पेमेंट उससे वसूल कर ले। फिर हमने कहा कि अगर रेक्टिफिकेशन हुई हो, कोई कोई गलती हुई, चलो इसको आखिर में, अगर सब्सट्रैक्शन हुई हो यानी कि कंपनी ने पैसे वापस किए हो मॉर्गेज और चार्ज के, तो फिर मॉर्गेज चार्ज की सब्सट्रैक्शन का तरीका कार क्या होगा। हमने कहा उसी तरह अगर कंपनी बैंक का लोन वापस कर देती है तो 30 दिन के अंदर जाके रजिस्ट्रार को अप्लाई कर देंगे, सर वो पैसे वापस कर दिए, अब मॉर्गेज और चार्ज को अपने रजिस्टर में से सेटिस्फाई कर दो। अब मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि रजिस्ट्रार फॉरन उसको सेटिस्फाई नहीं कर देगा, रजिस्ट्रार उनको एक शो कॉज नोटिस भेजेगा कंपनी को कि सर ये बैंक हमारे पास ये कंपनी हमारे पास आई है कि सॉरी बैंक को नोटिस भेजेगा शो कॉज, ये कंपनी हमारे पास आई है कह रही है कि मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर दो, बताओ हम करेंगे कि ना। तो हमने कहा था 14 दिन तक वेट करेगा, 14 दिन में अगर रिप्लाई नहीं आता तो रजिस्ट्रार मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। अगर रिप्लाई आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं सर इन्होंने पेमेंट वापस नहीं की, तो उसको अपने पास नोट करके वही मेरे बच्चे किसको भेज देगा? कंपनी को भेज देगा। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि शो कॉज नोटिस कब, बैंक को शो कॉज नोटिस भेजने की भी जरूरत नहीं, वो बगैर शो कॉज नोटिस भेजे ही कंपनी के कहने पर ही मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर सकता है। हमने कहा कि अगर कंपनी बैंक को जब पैसे वापस कर रही हो उसी वक्त उनसे मेरे बच्चे एनओसी ले ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले ले कि सर आप एक एनओसी बना के दे दें कि कल हम उसके पास रजिस्ट्रार के पास जब अप्लाई करें तो रजिस्ट्रार आपको वो भेजने की जरूरत नहीं शो कॉज, तो वो वैसे ही सेटिस्फाई कर दे, तो हम शो कॉज
नोटिस की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, एनओसी लेकर अगर हम जमा कराएं उस बैंक से। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया रेक्टिफिकेशन का। अगर रेक्टिफिकेशन हो तो हमने कहा कि कुछ गलती हुई है, अगर मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर करवाने में कोई गलती हुई हो या रजिस्टर करवा दिया था कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में गलती हुई हो, हमने कहा कि एससीसीपी को अप्लाई करेंगे। एससीसीपी को जब अप्लाई करेंगे तो एससीसीपी हो सकता है कि हमें क्या कर दे, जो अगर वो देखे कि वाकई ये बेजरर गलती थी, इनका कोई कसूर नहीं था, और अगर मैं आप मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करने की इजाजत दे भी दूंगा, इसका किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा, या कोई और जस्टिफाइड कोई रीजन हो इस तरह का, तो वो क्या कर देगा, इजाजत दे देगा, ठीक है ये जो गलती हुई है इसको सुधार लो। ऑर्डर किस तरह का होगा उसका, वो कह देगा मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर कर लो, इस तरह का ऑर्डर दे सकता है। या मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कोई मजीद भी वो किसी तरह का कोई उसकी कोई एक्सटेंड टाइम एक्सटेंड करने का दे सकता है, वो रेक्टिफिकेशन दूर करने का दे सकता है, या कोई कॉस्ट वगैरह जो भी उसको मुनासिब लगे। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि अगर जब वो जो रजिस्ट्रार है, एक वो भी हम पढ़ गए थे सेक्शन के अंदर ही वो था वैसे टॉपिक, कि रजिस्ट्रार के पास कब पावर होती है मॉर्गेज और चार्ज को खुद सेटिस्फाई कर सकता है। ये सेटिस्फेक्शन का ही पॉइंट था कि अगर उसको पक्की एविडेंस मिल जाए कि कंपनी ने पैसे वापस कर दिए हैं, या वो प्रॉपर्टी अब कंपनी का प्रॉपर्टी का हिस्सा रही ना, तो वो क्या कर देगा, खुद भी मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर सकता है। दोबारा रेक्टिफिकेशन की तरफ मेरे बच्चे, ये रेक्टिफिकेशन में तकरीबन इतनी ही बातें थी। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि मॉर्गेज और चार्ज का एक रजिस्टर होगा, और वो रजिस्टर मेरे बच्चे उसमें क्या कुछ होगा, एक तो जितने पर्टिकुलर जिनसे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है और जितनी बाद में मॉडिफिकेशन हुई है वो सारी रजिस्टर में आ रही है। इस रजिस्टर को मेरे बच्चे कहाँ पे रखना है, रजिस्टर ऑफिस के ऊपर। उसके बाद ये रजिस्टर कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, हमने कहा कि बगैर फीस के मेंबर्स और क्रेडिटर, बगैर फीस के, बाकी फीस पे करके। अगर कोई मेंबर और क्रेडिटर हो उसने फीस पे कर दी हो, सॉरी मेंबर और क्रेडिटर हो वो बगैर फीस के, और अगर कोई और बंदा उसने फीस पे कर दी हो और कंपनी उसको रजिस्टर को इंस्पेक्ट करने ना दे, तो किसको अप्लाई करेगा, वो रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा। तो रजिस्ट्रार फौरन उनको इंस्पेक्ट करने की वो इजाजत देगा या हुक्म देगा कंपनी को इनको इंस्पेक्ट करो। तो ये मेरे बच्चे हमने दोबारा ये थोड़ी सी आपको समरी बता दी रिपीट करके कि मेरे बच्चे ये चीजें हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रट्टे वाला चैप्टर है, ये आपको याद होना चाहिए। लो बेटा, कोई ऐसा पॉइंट देख लो फिर भी अभी भी आपको लग रहा है कि सर वो फलाना पॉइंट इसमें